कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ हमारे गले पड़ जाती है जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी उम्र भी गुजर जाए, हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, बल्कि मरते दम तक वह हमारी जान के साथ सिमटे हुए होगी। ऐसे में बहुत घटना और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। जिंदगी हम पर तंग होकर रह जाती है। दिल करता है कहीं दूर चले जाएं और गुमनामी की और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। पहले मेरी ज़िंदगी में मसले कम थे कि अब पिछले कई दिनों से मैं अपने छोटे देवर की अनोखी ख्वाहिश को परेशान रहने लगी थी। वह इतना ढीठ और ज़िद्दी निकलते जा रहा था, मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे यह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ना कुछ कह सकती थी ना उसे कुछ बोल सकती थी। वह जिद करता कि उसे मेरी काली लोमड़ी करीब से देखनी है। मैं बेखुरलाई हुई थी। उसने मेरी काली लोमड़ी कैसे और कब देख ली, यह मेरे लिए बहुत हैरत का मुकाम था। जैसे मैं 7 पौधों में छुपा रखी थी, देवर की नज़र वैसे उस पर कैसे गिर गई। मेरा देवर चील के नज़र रखता था। मेरी इतनी हैसियत के बावजूद मेरा छोटा देवर जाने कैसे मेरी काली लोमड़ी को देखकर दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे पीछा छुड़वाऊँ। मैं लगातार उसे टाल कर और बहाने बना कर थक गई थी। अब तो वह मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे पति को मेरी सारी हकीकत बताकर मुझे घर से निकलवा देगा। मैं उस कल के बच्चे की दीदा दिलत की हैरान थी। वह इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। वो इतना बड़ा कब्ज हो गया कि मैं कोशिश करती रही कि उसके कमरे का कम आया करूं। मेरी यह आहिस्ता काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। अचानक मेरे छोटे देवर को मुझे घेरने का मौका मिल गया। एक दिन अचानक ही मेरे ससुर में किसी का निधन हो गया और मेरे सास ससुर को उस रिश्तेदार औरत की वजह से दूसरे शहर में जाना पड़ा था। मरने वाली औरत मेरी सास ससुर की कोई करीबी रिश्तेदार थी, इसलिए उन दोनों को साथ मेरे पति को भी ले जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब जाएंगे मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरा मायका इसी शहर में हमारे घर से कुछ दूरी पर ही था। मैं सुकून से कुछ दिन गुजार सकती हूँ। इस तरह कुछ दिन देवर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और शायद कुछ दिन गुजरते और वह यह जिद छोड़ देता और यह बात भूल जाता। मगर ऐन वक्त पर उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मेरी सास ने कहा शायद उन्होंने वहाँ कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे तो बेहतर है कि मेरा देवर घर पर रुके, क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, उसके पेपर करीब हैं। यह बात सुनकर मेरा सख्त मूड खराब हो गया। मैं अपने चेहरे के भाव भी छुपा नहीं पाई थी, जिस पर मेरी सास ने हंसकर कहा, बेटा मूड मत खराब करो, जब वह वापस आएगी तब तुम अपने मायके चले जाना और जितना मर्जी सुकून से मायके रहना। सास प्यार से बोली तो मैं शर्मिंदा होगी। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर यह एक देवर ही मेरी जान का दुश्मन बन गया था। देवर के घर रुकने की वजह मुझे भी उसके लिए घर के स्कूल रुकना ही पड़ा। हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। मेरा पति और सास ससुर के जाते ही मेरा देवर पहले ही फुर्सत्ता से मेरे पास सवार होकर आया कि उसे आज हर हाल में अपनी काली लोमड़ी दिखाओ, जो कि आज मौका भी अच्छा है, पर वह पर कोई नहीं था। उसकी बात पर परेशान होगी। वह हालांकि अभी बच्चा था, मगर उसकी काद बहुत अच्छी थी, जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, जाने वह कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अगर वह ज़बरदस्ती पर उतर आता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की कि शक्ति से डांट कर कहा कि मैं उसके रोज़ बढ़ती जिद पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वह मुझे तंग ना करे। मुझे लगा था मेरे धमकाने का उस पर असर होगा और वह मेरा पीछा नहीं करेगा, मगर मैं गलत थी। वह अब मेरी कमज़ोरी जान गया था। तभी मेरा देवर उसी वक्त पर जो खामोशी से पढ़ने के लिए अपने कोचिंग सेंटर चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। उसके जाने के बाद मैं सुकून से घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि मेरा देवर को कोचिंग सेंटर के शाम गहरी होने पर ही लौटता था और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फ्री होकर अपने कमरे में बैठ जाऊंगी। मैं रोज की तरह काम निपटा कर अभी भी फ्री ही हुई थी कि देवर घर वापस आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह आज जल्दी आ गया था। मैंने उसे देखते हुए सवाल
किया कि वह आज जल्दी कैसे आ गया। हालांकि इसकी पढ़ाई की खातिर उसे सब छोड़ कर गए थे, पर वह कांजा उठाते हुए लापरवाही से बोला। वह आज उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। मैं उसके जवाब पर खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका दिल क्यों नहीं लग रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका दिमाग में मेरी काली लोमड़ी पर जो अटका हुआ था, दिल कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं और अपने माँ बाप के पास चली जाऊं। हर इस रोज की इस मुसीबत से मेरी जान छूटेगी, मगर मायके जाते ही लोग क्या कहेंगे। अभी शादी के 1 महीना ही हुआ था कि लड़की मायके आकर बैठ गई। यहाँ पर तो लड़की होना भी जुर्म है। मैंने खामोशी से रात का खाना खाकर उसके सामने रखा और कमरे में जाकर सोने का सोचा, मगर मेरा देवर तो खाना एक तरफ करके मुझे देखते हुए अचानक से बोला। वह मेरे होश उठ गए। उसके कहा कि भाभी अब खाना पानी बंद होगा, पहले मुझे आपकी काली लोमड़ी देखनी है। अगर आपने अब खुद न दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुप कर खुद देख लूँगा। मैं उसकी दीदा दिलदारी पर हक रह गई। वह जिद पर उतर आया था। वह जानता था कि मैं अकेली हूँ तो मुझे धमका भी सकता है। मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी धमकी पर वाकई होशोवास खो बैठी थी और मुश्किल से अपने आप को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया था कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी बड़ी भाभी को यूं धमकाते हुए। अगर तुमने मेरे साथ कोई और ऐसी वैसी बात की तो मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश की तो इस बात पर तुम्हारे भाई के वापस आने पर उनको सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वह ठिठाई और सुकून से बैठा मुस्कुराने लगा और मुझे जताते हुए बोला कि देख ले भाभी, भाई को मेरी बात बताते हुए आपको भी अपना राज पास करना पड़ेगा। वो आज जो इतने सर सिर्फ मैं जानता हूँ और किसी को न जान दिया तो शायद आप मेरी भाभी ही ना रहे, शायद भाई आपको घर से ही निकाल दे। तब आप क्या करेंगे? उसके शब्दों पर मैं शौकत रह गई। उसके शब्द नहीं, कोई पिघला हुआ शीशा लग रहा था जो उसने मेरे कानों में डाला। हकीकत थी कि बहुत कड़वी, मगर वह सच कह रहा था। सच सामने आने पर राजेश मुझे छोड़ भी देते, यह सोचकर भी मेरे लिए कंप देना वाला था। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपने इस शौक के लिए मुझे यूं बदतमीज से धमकाएगा। मुझे आज अकेला वापस वह शेर बन गया था। उसने मेरी सारी अच्छाई और सेवा का खास फ़ायदा मिला था। मैंने हार मानते हुए उसे देखा और धोखे से कहा कि ठीक है, मैं अपनी लोमड़ी दिखा देती हूँ, मगर वादा करो कि तुम बार बार देखने का नहीं कहोगे और यह बात भूल जाओगे। जितना देखना है आज ही देख लेना और कभी किसी को यह बात मत बताना। मेरे लाख मना करने पर भी वह अपने पुराने अंदाज में लौट आया और बोला कि भाभी, कसम खाता हूँ कभी किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। आपका राज ही राज रहेगा, मगर दोबारा न दिखाने का मत कहें। मैंने जब से आपकी काली लोमड़ी देखी है मैं दीवाना हो गया हूँ। उसका वादा करें आप इसी तरह जब भी मेरा मौका हो या जब भी हम दोनों अकेले होंगे मुझे लोमड़ी देखने देगी। उसकी बात पर मैं सर हिला गई और उसे लेकर घर के पिछली तरफ बने हुए पुराने स्टोर रूम में तरफ चलेगी। हालांकि मैं जानती थी कि इस वक्त घर में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, मगर फिर भी मैं डरी हुई थी। वह मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल था। अगर कोई ये बात जान लेता तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। मेरा देवर बहुत खुशी से चलता हुआ मेरे साथ स्टोर रूम में पहुंचा। मेरे कहने से पहले उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने डरते हुए लाइट जलाकर उसे कहा कि जल्दी से लोमड़ी को देख लो, फिर यहाँ से चले जाए। मुझ पर अब भी एतबार नहीं था। मेरा दिल डरा हुआ था कि वह कभी धोखा दे सकता है। मेरे देखते ही देखते वह अचानक अपनी मोबाइल निकाल चुका था। उसकी इस हरकत का मतलब समझते हुए मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बदले में उसने जो हरकत की वह मेरी आत्मा को झिझोड़ गई। उस दिन अपने देवर की ज़बरदस्ती पर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने तन पर बोझ सा आ गया था। मुझे महसूस हो गया था कि जैसे यह मेरे वैवाहिक जीवन का अंत है। यकीनन मेरा देवर बाद में मुझे धमकाने वाला है, क्योंकि उसने जो हरकत आज उस रात की थी वह यही जाहिर कर रही थी कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है और वह आईना भी मुझे ऐसे ही
आइंदा भी मुझे ऐसे ही मजबूर करने वाला है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे 3 भाई और जबकि मैं उनकी इकलौती बहन थी। मैं सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी क्योंकि मेरे दिलदहार के नहींनहार ने भी सब कोई बेटे थे, जबकि बेटियां जिनकी भी होती है जिंदा नहीं बचती। मगर मैं जिंदा बच गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप को हर वक्त यही खौफ रहता था कि मुझे कुछ हो न जाए। उनके इसी खौफ की वजह से आज तक मैंने कितने दर्द झेले, इस बात का मुझे ही अंदाज़ा है। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी राजेश से हो गई। मैं तो आज जॉइंट खानदान से संबंध रखती हूँ। मेरी शादी हुई तो दहेज में मेरे साथ एक चीज़ ऐसी थी जो मेरे खानदान के मुताबिक मेरी सेहत की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी थी। वह थी मेरी ससुराल से सबसे छुपा कर रखती थी। यह आकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कब तक और कैसे लोगों से नज़रों से छुपा सकती थी। मायके की बात थी कि मगर ससुराल में ऐसा मुश्किल नहीं था। मुझे लगा था कि शायद बाद में इन चीज़ों में मेरी जान छूट जाएगी, मगर यह तो मेरे सर पर हमेशा के लिए मुहब्बत बन गई थी। दिल करता था कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, मगर मेरे घर वाले तो मुझे इतने मोहब्बत करते थे कि उनके लिए खुद को ऐसा करने के बाद रखती थी, और मैं कभी भी नाजायज़ मौत नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। मैं उस चीज़ को अपने साथ ससुराल में ले जाकर अपना तमाशा नहीं बना सकती, ना लोगों को सवाल जवाब का मौका देना चाहती, और माँ के कहे अनुसार मुझे शादी के 4 महीने तक उसे अपने साथ छुपा कर रखना था। मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे उसे छुपा कर रख सकती थी? मगर माँ ने कहा अगर मैं उसके साथ नहीं ले गई तो शादी के बाद तलाक का धब्बा लेकर घर वापस आऊँगी। यह बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। जाहिर है मुझे भी डर लगने लगा था। वैसे भी 4 महीने की तो बात थी, कौन लड़की चाहती कि उसकी तलाक हो। लाचार होकर मुझे वह चीज़ अपने साथ लानी पड़ी। वो थी एक काली लोमड़ी। यह तो शुक्र था कि लोमड़ी शांत थी, वरना मेरे लिए ज़्यादा मसला खड़ा हो जाता। जबकि जानवर तो हम नहीं कह सकते कि खामोश रहो, वह हमारी बात समझ नहीं सकता। मैं उसे अपने साथ एक बड़े से थैले में बंद करके अपने साथ ले आई। किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दहेज का बहुत सारा सामान था। किसी को भी मालूम नहीं हो उसका कि उस थैले में क्या है। सब बहुत बिजी थे, किसी की नज़र उस पर नहीं गई, और यही मेरे हक के बेहतर था। शुरू में तो मैंने अपने कमरे में जुड़े स्टोर में उसे छुपा दिया था, और वहाँ पर ही उसे खाने पीने की चीज़ें दिया करती। मगर जैसे ही कुछ दिन और गुजरे, मैंने सारे घर का जायजा लिया और घर के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में उसे छुपा दिया, क्योंकि मुझे डर था कमरे के साथ जुड़े स्टोर में मेरे पति की नज़र उस पर पड़ सकती है, और उसे अचानक ऐसे स्टोर में देखकर मेरा पति कहीं डर न जाए। जाहिर है कोई भी इंसान घर के या कमरे के अंदर किसी जानवर को देखेगा तो डरना तो बनता है, जबकि वह उनका पालतू जानवर भी न हो, जंगली जानवर हो। जब तक यह 4 महीने नहीं गुजरते, वह लोमड़ी मेरे सर पर किसी आवाज़ की तरह मुसलमत थी। मैंने उसे 7 पदों में छुपा कर रखा, मगर न जाने कैसे मेरी लाख आहिस्ता के बाद मेरे देवर मेरे राज तक पहुंच गया था। तब से मैं और ज़्यादा परेशान का शिकार हो गई थी। मेरा वो देवर, जिसे शादी के बाद उसे सिर्फ एक बच्चा समझती थी, वह अचानक ही मेरे साथ अजीब रवैया रखने लगा था। वह एकदम घर के कोने में बैठ मुझे काम करता हुआ पाकर मेरे सर पर सवार हो जाता था और मुझे फरमाइश करता था कि उसे मेरी काली लोमड़ी देखनी है। मैं पहले तो उसे बच्चा समझकर हम कर देती थी, मगर उसकी फरमाइश तो दिन ब दिन जिद करने लगती थी। मैं उसकी जिद से परेशान हो जाती थी। मुझे डर था कि कोई उसकी बात न सुन ले। वह भी इस बात का ख्याल रखता था। मुझे अकेले में ही काली घोड़ी देखने के लिए जिद करता था। उसकी ख्वाहिश पर बौखला जाती थी। आखिर उसने मेरी काली लोमड़ी कैसे देख ली? मेरे पूछने पर वह हंसने लगा और बोला कि कुछ दिन पहले जब आप छुपकर स्टोर में गई थी तो मैं आपके पीछे था, और उस दिन मैंने स्टोर में आपकी काली लोमड़ी देख ली थी। उसकी बात पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मेरे वह इस आहिस्ता में मुझे फंसा दिया। मैं अपने देवर को चुप करवाने की खातिर उसकी मिन्नतें करने लगी और चुप रहने के लिए उसके लिए फरमाइश खाने बनाती रही। मैं सारा दिन घर के कामों के साथ अब देवर के काम भी भाग कर करती थी, सिर्फ इंसानियत, ताकि वह अपनी जुबान बंद रखे। मुझसे वह फरमाइश न करे। जो वह चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी।
अगर किसी को अंदाज़ा भी हो जाता तो मेरा घर टूट जाता। मैं अपने देवर की नौकरानी बनकर रह गई थी। ससुराल वाले अक्सर मेरी तारीफ करते रखते। अगर अपने पति के छोटे भाई का अपने छोटे भाई की तरफ ख्याल रखते तो उसे बड़ी बहन की तरह उसका हर काम करती थी, वगैरह वगैरह। कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या जंग छिड़ी हुई है। मेरा देवर हर दूसरे दिन वही ख्वाहिश लेकर आ जाता। मैं जब कभी स्टोर रूम में जाती तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। मैं उसे बचने की कोशिश करने लगती पर नाकाम हो जाती। वह मामला ऐसा था कि मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। अगर उनको अंदाज़ा हो जाता तो मुझे बस एक ही खौफ था कि वह मुझे तलाक ना दे दे। मैं डरी हुई थी। अपना रिश्ता बचाने के लिए छोटे देवर के हाथों बिखोला बनते जा रही थी। मेरा देवर मुझे हर वक्त जिद करता रहता। मैंने एक दिन घबरा कर उसे मिलते कि वह सबके बीच ऐसी बात न करके मुझे परेशान न करे। मेरी घबराहट पर उसने ऐतिहासिक बर्तन शुरू कर दिया। वह कोशिश करता कि सबसे अलग होकर मुझसे इस बारे में बात करे, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह हर वक्त सर पर सवार रहता और मैं कोशिश करती कि उसे मौका न दूं, मगर उस दिन मौका मिल ही गया। रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो गई थी तो सास ससुर और मेरे पति दूसरे शहर चले गए थे। मेरा देवर मेरे साथ रह गया। उसने पूरा दिन मेरा सर खाया और आखिर एक दिन मैंने ख़त्म होने के तक हार गई। उसे लेकर स्टोर रूम में चली गई। मैंने सोचा एक बार उसे यह लोमड़ी दिखाकर उससे अपनी जान छुटवा लूँ और देवर से वादा करूँगी कि आईना वह लोमड़ी को देखने की जिद न करे, मगर यह मेरी गलत फहमी थी। देवर बाज आने वालों में से नहीं था। वो काली लोमड़ी को करीब से देखने के लिए उत्साहित हुए जा रहा था। मैंने जो ही लाइन ऑन की वह पूरे जोश में इसे बढ़कर काली लोमड़ी को देखने लगा और बच्चों की तरह खुश हो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ यह तो अब भी अंदर से वही जिद्दी बच्चा है, बस इसका कद काट बड़ा हो गया। फिर अचानक ही उसने वह हरकत की जो मेरे होश उड़ा कर रख दी। उसने अचानक ही अपना मोबाइल निकाल लिया। मैं उसकी हरकत पर मकसद समझकर बौखला गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह ज़बरदस्ती उस लोमड़ी पर अपना कैमरा सेट करता एक साथ कई तस्वीरें लेने लगा। वह अपनी मनमानी करके जा रहा था। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लग रही थी। मुझे डर था कि देवर वह तस्वीर सबको न दिखाएगा। 2 दिन मेरे देवर ने खूब खुलकर काली लोमड़ी को देखा। 2 दिन बाद जब सब वाले घर वापस आ गए तो मुझे बूझी सी थी। मेरे पति ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और परेशानी भरी हालत देखे तो घबरा गए। मेरे पति मेरा ख्याल रखने लगे, फिक्र करने लग रहे थे। मैं अपने पति की इस फिक्र को ख्याल रखने पर और ज़्यादा उदास हो गई थी। अपने पति जैसे इतने अच्छे इंसान को धोखा देती रही थी। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी और कुछ भी अब अपने पति से छुपा कर सक गई थी। एक दिन मैंने अपने पति के इस तरह बार बार पूछने पर उन्हें अपने बारे में सच बता दिया। मैंने अपने पति को बता दिया कि बचपन में पैदा होते ही मैं बहुत ज़्यादा बिनरत रहने लगी थी। 15 साल की उम्र तक घर वालों ने मेरा हर किस्म का इलाज करने की कोशिश की, मगर मेरी सेहत बहाल नहीं हो रही थी। तंग आकर घर वाले डॉक्टरों से वेदों तक पहुँचे और वेदों ने तकनीक बाबाओं तक पहुँचाए। ऐसे में किसी हमें बहुत देर पहाड़ी वाले बाबा के बारे में बताया। कहा कि वह बाबा हर मर्ज का इलाज करते हैं, माहिर हैं। मेरे माँ बाप मुझे उस बाबा के पास ले गए और मेरा मसला बताया कि वह हर वक्त बीमार रहती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। वह पहाड़ी वाला बाबा बहुत अजीब सा इंसान था। उसने मेरे माँ बाबा को मेरी बीमारी का बहुत ही अनोखा इलाज बताया था, जिसके लिए उसने पहले ही बताया था कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं फिर भी से बीमार रहने नहीं लगेगी। मेरे माँ बाप जो पहले ही डरे हुए थे और भी डर गए। सब बाबा ने हमें एक बिल्कुल काला रहस्य लोमड़ी का बच्चा दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखूं। मगर एक दिन अनोखी काली शाह लोमड़ी को अपने साथ रखना बहुत से लोगों को अजीब लगता था, इसलिए घर आकर मेरे बाबा ने काली लोमड़ी को हमेशा यूँ छुपा कर रखा कि अनजान लोगों को उसका पता न चले। मैंने भी इस बात का हमेशा ख्याल रखा। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो उस बाबा ने कहा कि वो लोमड़ी का बच्चा अपने साथ पति के घर भी ले जाए, वरना बीमार हो जाएगी या तलाक लेकर वापस आएगी। उस काली लोमड़ी का बच्चा मैं अपने साथ ससुराल में छुपा कर लाई। काली लोमड़ी को रखा
और किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी। मैं छुपाकर स्टोर रूम में जाती और उसे खिलाते पिलाते थे, मगर मेरे देवर ने जाने कैसे वह काली लोमड़ी देख ली। उसे वह काली लोमड़ी करीब से देखने का शौक हो गया था। मुझे खौफ था कि अगर किसी को इस लोमड़ी के बारे में पता चल गया तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, या किसी ने मेरी काली लोमड़ी को नुकसान पहुंचाया तो मैं मर जाऊंगी, या आप मुझे तलाक लेकर घर से निकाल देंगे। मेरे दिमाग में बचपन से ऐसे वहम और अंदेशे बैठे दिए थे। ना चाहते हुए भी मैं उन पर यकीन करने लग गई थी, मगर लाख हिस्सा के बावजूद अब काली लोमड़ी तक पहुंच गया था। जब उसने तस्वीर बनाई तो मैं समझ गई थी वह दोस्तों को दिखाएगा, सबको असली लोमड़ी दिखाने की जिद करेगा। मैं डर के पीली पड़ती जा रही थी। मैं अपनी सारी कहानी सुनाकर रो रही थी और मेरे पति सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें हैरत थी और मेरा पढ़ा लिखा घबराना इतना अनपढ़ गवार था कि हमें एक लोमड़ी अपनी सेहत और खुशी की वजह लगती है, और हमने एक लंबे समय से एक मासूम जानवर को कैद करके रखा हुआ है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपनी कहानी सुना रही हूँ। उसे ये सब एक पुराने दौर की बातें लग रही थी और मैं अपने पति को सामने शर्मिंदगी से बैठी थी। आज उस लोमड़ी की वजह से मैं अपने पति से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मेरे रोने पर मेरे पति ने मुझे चुप करवाते हुए समझाया, इंसान की सेहत, जिंदगी या मौत सिर्फ उस ईश्वर के हाथ में है। एक मासूम जानवर को कम उम्र में उसकी माँ से जुदा करके कैद में रखने वाले मुझे सुकून तो क्या बल्कि उल्टा उसकी माँ की आह लगती रही होगी। मेरे पति ने मुझे समझाया कि वह इंसानों को सिर्फ यह यकीन रखना चाहिए कि जब बीमारी ऊपर वाला देता है तो आराम भी ऊपर वाला ही देता है। इसके लिए इलाज के नाम पर मासूम जानवरों को या फिर परिंदों को कैद रखने का टोटका बहुत ही गलत और बहुत ही बड़ा जुर्म है। इस अजीब और अनपढ़ बाबा की वजह से जाने कितने सालों से हम उस काली लोमड़ी पर जुल्म करते रहे हैं। मेरे पति के समझाने पर मेरी भी आंखें खुल गई। मेरे पति ने मेरा यह राज अपने तक ही रख लिया था। एक दिन इसी तरह छुपाकर मैं अपने पति के साथ जाकर उस काली लोमड़ी को जंगल में छोड़ आई थी ताकि वह खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सके। हैरत अंग्रेज दौर पर इस काली लोमड़ी के जाने के बाद ज़्यादा तेज़ी से ठीक हुई, बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी। अब मेरा कोई राज नहीं था, न ही कोई खौफ था। मेरे पति ने मेरी हर कमी के साथ मुझे कबूल कर लिया था। मेरे देवर को भी मेरे पति ने समझाया था। उसने भी मुझे अपने बेकार की जिद की बदतमीजी की माफ़ी मांग ली थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और आसान थी। पिछले कई सालों से मैं उस लोमड़ी के साथ खुद को भी कैद करके महसूस कर रही थी। अब मैं खुद को काफ़ी हल्का और आज़ाद महसूस करती रही हूँ। मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद कर रही हूँ। मुझे राजेश जैसा अच्छा ससुराल और पति मिला। हर मसले और परेशानी को आराम से हल कर लेता है। हम अक्सर ऐसे बाबा वगैरह के हाथों की कठपुतलियाँ बनते हैं जो हमें इतना डराते हैं। भविष्य के ऐसे नक्शे खींचते हैं कि हम डर के मारे उनकी हर नाजात बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, और वक्त गुजरने के साथ हमें एहसास होता है कि हम किस धोखे में जी रहे थे। हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल उनके फिजूल के बताए गए मंत्र या टोटकों की नज़र होते जा रहे थे। जैसे मैंने अपनी शादी के शुरुआती खूबसूरत पल उस लोमड़ी के पकड़ में जाने के खौफ में गुजारे। अब मैं चाहूँ भी तो वह वक्त दोबारा नहीं लौट सकता, मगर शुक्र है वक्त रहते मुझे अकल आ गई और मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब बता दिया। उसने मुझे इस दर्दनाक दर्द से आज़ादी दिला दी। मैं अपने ईश्वर का रो रो कर धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी में सुकून दिया, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ऊपर वाला मुझ जैसी दूसरे लोगों को भी अकल दे और वह ऐसी गलती ना करे जैसे मैंने की है, मेरे घर वालों ने की है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।